प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर नवनीत शर्मा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय में नाट्य साहित्य में महाकवि या नाटककार विशाखदत्त की स्थिति और उनके कृतित्व के विषय में अध्ययन करेंगे। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि हैं, परंतु अन्य संस्कृत कवियों के समान ही इनके जीवन की भी पूर्ण प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके दो नाम प्राप्त होते हैं, विशाखदत्त एवं विशाखदेव। उनके विषय में जो कुछ प्राप्त होता है उसका मुख्य आधार मुद्रा राक्षस नाटक की प्रस्तावना का यह वाक्य है। अद्य सामंत वटेश्वर दत्त पौत्रस्य महाराज पदभाग पृथुसूनो कवि विशाखदत्तस्य कृतिः मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम नाटयितव्यम। इस वाक्य से केवल इतना पता चलता है कि विशाखदत्त एक सामंत के पुत्र थे जिनका नाम वटेश्वर दत्त था। विशाखदत्त के पिता का नाम पृथु था। महाराज पृथु की उपाधि थी। इन व्यक्तियों का विवरण अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है, अतः विशाखदत्त का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही इस वाक्य का विशेष है। इनका लगभग समय 400 ईस्वी होना चाहिए, अर्थात कुछ विद्वानों के अनुसार इनका समय 400 ईस्वी होना चाहिए। परंतु यह मत इसलिए उचित प्रतीत नहीं होता कि मलेच्छ अर्थात हुणों का शासनकाल चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के करीब 50 वर्षों के पश्चात हुआ। डॉक्टर जायसवाल तथा स्टेन कोनो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही इस भरत वाक्य में उद्दिष्ट चंद्रगुप्त मानते हैं। वह भरत वाक्य है, मलैच्छैरुज्जीव्यमानः भुजयुग्मधूनां पीवर राजमूर्तिः स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु मही पार्थिवश्चंद्रगुप्त है। दूसरा, कतिपय विद्वान अवंती वर्मा पाठ को सही मानते हैं। अवंती वर्मा भी दो हुए हैं, एक कश्मीर नरेश जिनका शासनकाल 855 से 883 है। द्वितीय अवंती वर्मा राजा हर्ष के बहनोई तथा ग्रह वर्मा के पिता थे। इन्होंने ही थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की सहायता से हुणों को पश्चिमोत्तर प्रांत में पराजित किया था। यह घटना 582 ईस्वी के आसपास हुई, ऐसा के.एच. ध्रुव की मान्यता है। तेलंग एवं मैकडोनल ने भी इसका समर्थन किया। यदि इसे सही माना जाए तो मुद्रा राक्षस का रचना काल 6वीं शताब्दी के आसपास मानना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान में अधिकांश विद्वानों की मान्यता विशाखदत्त का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार करने के पक्ष में है। विशाखदत्त का कृतित्व। विशाखदत्त विरचित सर्वमान्य कृति एक ही है, मुद्रा राक्षस। एक अन्य कृति जिसे विद्वान मानते हैं वह है देवी चंद्रगुप्तम। यह अपने संपूर्ण रूप में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके उदाहरण नाट्य दर्पण एवं श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं।
इस नाटक में कवि ने ध्रुव स्वामिनी एवं चंद्रगुप्त के प्रणय प्रसंग का वर्णन किया है तथा चंद्रगुप्त के ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त की कायरता का वर्णन किया है। किंतु संस्कृत के नाटककारों में जो प्रतिष्ठा विशाखदत्त को प्राप्त है उसका मूल आधार उनका मुद्रा राक्षस नामक नाटक है। मुद्रा राक्षस नाटक के कारण विशाखदत्त प्रसिद्ध हैं। मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु के विषय में, मुद्रा राक्षस 7 अंकों का राजनीतिक एवं कूटनीति प्रधान नाटक है। इस नाटक की कथा वस्तु कूटनीतिपूर्ण है। इसमें ईसा पूर्व 3य शताब्दी के इतिहास के कतिपय चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। नंद वंश के विनाश के उपरांत पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य स्थापित होता है, परंतु नंद के अनन्य भक्त अनेक व्यक्ति, जिनमें मंत्री, राक्षस एवं उनका मित्र चंदनदास श्रेष्ठी प्रमुख हैं, षड्यंत्रों के द्वारा चंद्रगुप्त को मरवाना चाहते हैं। परंतु चाणक्य जैसे राजनीति कुशल व्यक्ति के जागरूक होते हुए सारे षड्यंत्र विफल हो जाते हैं और अंत में राक्षस को विवश होकर चाणक्य के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ता है। राक्षस पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु को चंद्रगुप्त के स्थान पर अभिषिक्त करना चाहता है, जिसमें मलय केतु को बंदी बना लिया जाता है तथा उसके अनुयायियों को मरवा दिया जाता है। नाटक के नामकरण पर विचार करने से नाटककार की विशेष प्रतिभा से हम परिचित होते हैं। मुद्रा राक्षस शब्द की व्युत्पत्ति है मुद्रया गृहीतः राक्षसः यस्मिन् तत्र मुद्रा राक्षसम्। मुद्रया गृहीतः राक्षसः यस्मिन् तत् मुद्रा राक्षसम्। मुद्रा के कारण किए गए राक्षस के निग्रह के संबंध में प्रस्तुत एक रूपक ग्रंथ। यदि प्रत्येक अंक के अनुसार हम इसकी कथा वस्तु को जानें तो यह 7 अंकों में विभाजित नाटक है और इसकी कथा वस्तु संक्षेप में निम्न प्रकार या इस प्रकार है। प्रथम अंक में नांदी पाठ व प्रस्तावना के पश्चात चाणक्य का प्रवेश होता है, जो प्रतिज्ञा करता है कि वह नंद वंश का विनाश कर राक्षस को अपने वश में करने के लिए कृत संकल्प है। इस दृष्टि से वह अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। सर्वप्रथम वह चंद्रगुप्त के वध के लिए भेजी गई विश्वकन्या से पर्वतेश्वर का वध करा देता है तथा सर्वत्र यह प्रसिद्धि करा देता है कि राक्षस ने पर्वतेश्वर का वध कराया है। चाणक्य का गुप्तचर भागुरायण राक्षस का विश्वासपात्र बनकर उसकी जड़ काटने लगता है। राक्षस ने अपने परिवार को श्रेष्ठी चंदनदास के घर छिपा रखा है। चाणक्य के एक गुप्तचर निपुणक को यहीं से राक्षस की मुद्रिका मिल जाती है, जिसे वह चाणक्य को देता है। शकटदास चंदनदास का सहायक है, पर जब चंदनदास राक्षस के परिवार को नहीं बतलाता तब चाणक्य उसे कारागार में बंद कर देता है तथा अपनी बुद्धि कौशल से राक्षस को वशवर्ती बनाने के लिए प्रयत्न करने लगता है, अर्थात वश में नियंत्रण में करने के लिए प्रयत्न करने लगता है। द्वितीय अंक राक्षस की कूटनीति की प्रारंभिक पराजय का प्रथम निदर्शन है। इस अंक में राक्षस का गुप्तचर विराधक आकर बताता है कि चाणक्य ने उसके उन सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया है जो कि उसने चंद्रगुप्त के वध के लिए रचे थे तथा अभयदत्त, प्रमोदक आदि उसके सभी गुप्तचरों का भी वध कर दिया गया है। राक्षस वैतालिकों द्वारा
चंद्रगुप्त और चाणक्य में फूट डालने का प्रयत्न करता है, जिसका पता लग जाने पर चाणक्य भी ऐसा ही करता है कि मानो वे एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। तृतीय अंक के प्रारंभ में ही कंचुकी के कथन से यह ज्ञात हो जाता है कि महाराज चंद्रगुप्त ने कौमुदी महोत्सव मनाने की आज्ञा दी है, किंतु चाणक्य यह उत्सव मनाने हेतु मना कर देता है। चंद्रगुप्त को जब इस बात का पता चल जाता है तो वह चाणक्य को बुलाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ कतई कलह करने का निश्चय करता है। वह केवल दिखावे के लिए चंद्रगुप्त पर क्रुद्ध होता है और शस्त्र फेंककर चंद्रगुप्त के मंत्री पद को त्याग देता है। इस अवसर पर राक्षस द्वारा नियुक्त वैतालिक प्रशस्ति पाठ से चंद्रगुप्त को उत्तेजित करने का प्रयत्न करता है, किंतु वास्तव में चंद्रगुप्त और चाणक्य में कोई मतभेद नहीं होता। दोनों को यही जानकारी बनी रहती है कि यह विवाद मात्र दिखावे के लिए है। चतुर्थ अंक में मलय केतु का कपट मित्र भागुरायण मलय केतु के मन में यह विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है कि राक्षस का विरोध चाणक्य के साथ है, चंद्रगुप्त के साथ नहीं। इस अंक में राक्षस को अपनी योजना की विफलता का पता चल जाता है। वह नंद के सिंहासन पर मलय केतु को ही चंद्रगुप्त को हटाकर बैठाना चाहता है। मलय केतु स्वयं राक्षस से भेंट करता है और अपने स्वर्गीय पिता पर्वतेश्वर के आभूषणों को मंत्रीवर्य के पहनने के लिए देता है। पंचम अंक में इस नाटक की गर्भ संधि है तथा कथा वस्तु का सातिशय संघर्ष है। इस अंक में भागुरायण की नीति पटुता से मलय केतु को राक्षस पर अविश्वास हो जाता है, पर वह कुछ भी प्रकट न कर राक्षस के साथ पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। मुद्रित लेख तथा आभूषण पेटिका के साथ सिद्धार्थक पकड़ा जाता है और इन वस्तुओं की सहायता से मलय केतु को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि राक्षस गुप्त रूप से चंद्रगुप्त का ही हित चाहता है। पर्वतेश्वर के आभूषणों को राक्षस को पहने हुए देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि इसने ही मेरे पिता पर्वतेश्वर का वध किया है। चाणक्य की कूटनीति के उत्कर्ष का प्रदर्शन इस अंक में पूर्ण रूप से दिखलाई देता है। फलस्वरूप राक्षस के विरोध करने पर मलय केतु अपने सहयोगी राजाओं के साथ पकड़ा जाता है। षष्ठ अंक के प्रारंभ में प्रवेशक जिससे पता चलता है कि चाणक्य ने अपने समस्त शत्रु दल को युक्तिपूर्वक अपने वश में कर लिया है और अमात्य राक्षस मलय केतु के सैन्य शिविर से निकलकर पाटलिपुत्र में ही आ गए हैं, जहां चाणक्य का गुप्तचर उनका पीछा कर रहा है। राक्षस दुखी होकर पाटलिपुत्र के जीर्णोद्यान में जाता है। वह अपने दुर्भाग्य पर खिन्न होता है तथा अपने मित्र चंदनदास का पता लगाने के लिए चिंतित हो जाता है। चाणक्य का गुप्तचर वहाँ पहले से ही विद्यमान होता है, जो सब गतिविधियों को चुपचाप देख रहा होता है। अवसर पाकर वह गुप्तचर रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर आत्महत्या करने का विचार करता है। राक्षस जब उसे ऐसा करते देखता है तो ऐसा करने का कारण पूछता है तथा आत्महत्या करने से रोकता है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने का कारण अमात्य राक्षस के परिवार को छिपाकर रखने के अपराध में उसके प्रिय मित्र चंदनदास को मृत्युदंड दिया जाना बतलाता है। यह सुनकर राक्षस शीघ्रतापूर्वक अपने मित्र चंदनदास को बचाने के लिए प्रस्थान करता है। सप्तम अंक में चाणक्य की कुटिल नीति का
सफल और राक्षस की नीति की असफलता का कथानक है और अंत में राक्षस विवश होकर चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार कर लेता है। मलय केतु को उसका पैतृक राज्य वापस दे दिया जाता है। चंदन दास को नगर सेठ का पद प्राप्त होता है। सब बंदी मुक्त कर दिए जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई देखकर चाणक्य अपनी शिखा बांधता है तथा भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। इस प्रकार 7 अंकों में विभक्त ये मुद्रा राक्षस नामक नाटक की कथा का सार आज प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।